हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि डेली डोज का सेट 9 है। और उम्मीद करता हूं कि इससे पहले कि आपने बाकी के सेट को ज़रूर सॉल्व किया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने बाकी के सेट को नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या दिख रहा है। प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। तो जाहिर सी बात है, हमने इसके बारे में कई बार डिस्कस किया भी है कि प्रकाश जो है एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग होता है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग होता है। और इसके बारे में अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो मैंने लिख भी रखा है कि जो प्रकाश है, आप देखिए कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत दोलन करते हैं। इसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और प्रकाश विद्युत चुंबकीय जो तरंग यहाँ पे आप देख रहे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों की संख्या 7 है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कई बार किए हुए, तो उसे भी आप थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए दिख रहा है, क्या कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील किस कारणवश जंगरोधी होती है। जंगरोधी होता है, उसमें जंग नहीं लगता। स्टेनलेस स्टील यहाँ पे करेक्ट होगा क्रोमियम। क्रोमियम करेक्ट होगा, क्रोमियम के कारण की वजह से इसमें जंग नहीं लगता है। यहाँ पे पढ़ पाएंगे कि जब भी स्टेनलेस स्टील को बनाया जाता है उसमें क्रोमियम, नाइट्रोजन, मॉलिब्डेनम और निकेल को मिलाया जाता है। इसमें एक परत स्टील पर बन जाती है जो पारदर्शी होती है। इसकी वजह से जंग रोधी बन जाता है और कितनी भी पानी के संपर्क में आए यह वैसा का वैसा ही रहता है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन के प्रथम जो गति का नियम है उसे हम जानते हैं, इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम जिसे बल का परिभाषा मिलता है और बल का व्यंजक न्यूटन के गति के दूसरे नियम से मिलता है। तो ये भी याद रखना, F बराबर m में दूसरे नियम से मिलता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम में हो तो वह विराम की स्थिति में ही रहेगी, और यदि गति में हो तो वह समान वेग से चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कथन 1, ध्वनि जो है निर्वात में यात्रा कर सकती है। और इसका कथन 2 दिया गया है कि ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो बताइए कि क्या सही होगा, क्या गलत है। तो अगर हम देखें कथन 1, तो कथन 1 गलत है, क्योंकि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि को गमन करने के लिए किसी न किसी मीडियम, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो करेक्ट होगा केवल और केवल कथन 2 सत्य है। यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। राइट। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? तो आइंस्टाइन जो है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे 1905 में यह सिद्धांत दिया कि प्रकाश कणों यानी फोटोन के रूप में कार्य करता है। जब धातु पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में ये जो सिद्धांत है, व्याख्या जो है, इन्होंने दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में। और इस कार्य के लिए ही इनको 1921 में जाकर के नोबेल प्राइज भी मिलता है। ठीक है, 1921 में नोबेल प्राइज दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि क्वांटम यांत्रिकी में स्पिन किसका गुण है। क्वांटम यांत्रिकी में स्पिन किसका गुण है? तो ध्यान रखना है कि क्वांटम यांत्रिकी में स्पिन जो है वो यहाँ पे कह सकते हैं उपरोक्त सभी करेक्ट होगा। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सभी का गुण है। स्पिन एक मौलिक गुण है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु कणों में पाया जाता है। यह उनके कोणीय संवेग से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 7, कथन 1, ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। और कथन 2 दिया गया कि ब्लैक होल सापेक्षता सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण परिणाम है। तो अब आपको ये बताना है कि सही क्या है। तो करेक्ट होगा, दोनों के दोनों कथन सही है, दोनों कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि आइंस्टाइन के सापेक्षता के अनुसार जब कोई तारा अपने गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण संकुचित होकर ब्लैक होल बन जाता है तो इतना शक्तिशाली हो जाता है कि इसमें प्रकाश भी इससे बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट की डायोड। डायोड का मुख्य कार्य क्या है? तो डायोड का मुख्य कार्य होता है
धारा को एक दिशा में प्रवाहित करना, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट बनेगा। डायोड एक अर्धचालक उपकरण होता है जो केवल एक दिशा में विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है और दूसरी दिशा उसे रोकता है, ठीक है, इसे डायोड कहते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर किससे बना होता है? तो ध्यान दीजिए कि ट्रांजिस्टर जो है वो आपका अर्धचालक सामग्री से बना होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, करेक्ट होगा ऑप्शन बी। ट्रांजिस्टर अर्धचालक सामग्री सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना होता है और इसका उपयोग प्रवर्धन यानी एम्प्लीफिकेशन और स्विचिंग के लिए किया जाता है। क्रायोजेनिक विज्ञान का अध्ययन किससे संबंधित है? क्रायोजेनिक जो विज्ञान है इसका अध्ययन, क्रायोजेनिक विज्ञान का अध्ययन किससे संबंधित है? तो क्रायोजेनिक का इस्तेमाल निम्न तापमान में करते हैं, लो टेम्परेचर में, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि क्रायोजेनिक्स अत्यंत निम्न तापमान, इसका टेम्परेचर -150 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, पर पदार्थों के व्यवहार और उनके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। रॉकेट इंजन में इसी क्रायोजेनिक का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो एक्टिविटी का SI मात्रक क्या है? तो रेडियो एक्टिविटी इसका जो SI यूनिट है वो है बैक्यूरल, ठीक है, बैक्यूरल यहाँ पे बी हो जाता है, बी। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है कि रक्त में इलेक्ट्रोलाइटिक पोटेशियम में उच्च स्तर को क्या कहा जाता है? रक्त में इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम के उच्च स्तर को क्या कहा जाता है? तो हाइपोकैलेमिया कहते हैं इसको, हाइपोकैलेमिया, ऑप्शन बी होगा, हाइपोकैलेमिया। रक्त में इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम की अधिकता को हाइपोकैलेमिया कहा जाता है। नेक्स्ट की मैलेकाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? मैलेकाइट जो है वो किस धातु का अयस्क है? मैलेकाइट तांबा का, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, मैलेकाइट तांबा का अयस्क है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसका सामान्य नाम है? तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पे कह सकते हैं, ऑप्शन बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए अच्छे से पढ़ेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। इसमें जिप्सम के बना एक पदार्थ है, इसका रासायनिक फार्मूला CaSO4 × होता है। इसे जिप्सम को गर्म करके तैयार किया जाता है। इसका उपयोग मूर्ति और कृत्रिम सजावटी वस्तुओं को तैयार करने में किया जाता है। बेकिंग सोडा को आमतौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसको याद रखिएगा। मुख्य रूप से स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख्य रूप से स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन बी, टाइलिन के द्वारा, ठीक है, टाइलिन यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, टाइलिन। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि भोजन के मुख में अंतर्ग्रहण के बाद लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित लार से दांतों द्वारा पीसा भोजन अच्छी तरह मिल जाता है। लार में 2 एंजाइम होते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। इसमें से टाइलिन भोजन में उपस्थित मड यानी स्टार्च को माल्टोज शर्करा में अपघटित करता है, फिर माल्टोज नामक एंजाइम माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। लाइसोजाइम जीवाणुओं को नष्ट करता है, ठीक है। तो लार में 2 प्रकार का एंजाइम है, टाइलिन और लाइसोजाइम। एक तरफ खोज है और दूसरी तरफ खोजकर्ता। तो यहाँ पे मिलान करना है कौन किसके साथ सही तरीके से मैच करेगा। तो देखिए पेनिसिलिन की जो खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, तो यहाँ पे फर्स्ट का बी के साथ मिलेगा। तो फर्स्ट 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसके बाद सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो नील और रुस्का ने किया था। तो नील और रुस्का यहाँ पे बी का 4 के साथ, बी का 4 यहाँ पर मिल रहा है। तो करेक्ट हमारा ऑप्शन सी हो जाता है। सी जो है एक्स किरण की खोज रॉन्टजन ने किया, ये भी सही है, और टेलीफोन ग्राहम भी। तो यहाँ पे आप मिलान कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? कोई ठोस पदार्थ है, वो द्रव में बिना बदले ही अगर वो वाष्प में बदल जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे ऊर्ध्वापातन सब्लिमेशन कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा और एनसीईआरटी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता रहता है, ठीक है। ऊर्ध्वापातन इसको कहते हैं। और यहाँ पे हम पढ़ पाएंगे कि ऊर्ध्वापातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपने ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पदार्थ की अवस्था किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती है। कपूर का ठोस अवस्था से सीधे वाष्प के रूप में उड़ जाना ऊर्ध्वापातन का एक उदाहरण है। इसका एक उदाहरण नौसादर और आयोडीन भी है। ऊर्ध्वापातन का विपरीत
निक्षेपण होता है। ठीक है, निक्षेपण याद रखिएगा। जैसे कि अगर गैस से डायरेक्ट होश में आ जाता है उसे निक्षेपण कहेंगे। अगला प्रश्न आता है कि एस्कैरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। एस्कैरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इसी से मिलता जुलता नाम एस्कैरिसिया, एक एस्कैरिसिस जो है ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पे है कि एस्कैरिस जो है, यहाँ पे हम पढ़ पाएंगे कि लुम्ब्रिकोइड्स नामक राउंड वॉर्म के कारण एस्कैरिसिस नामक रोग होता है। यह आंतों का परजीवी संक्रमण है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो अभी जस्ट हमने ऊपर में देखा था स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, तो ऑप्शन बी हो जाता है। जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होगा? जब बर्फ पिघलती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्यान में रखिएगा कि जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन घटता है, उसका आयतन घटता है। यहाँ पे पढ़ पाएंगे, अच्छे से समझिए कि जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन कम हो जाता है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन कम हो जाता है। बर्फ 0 डिग्री तापमान पर पिघल करके पानी बन जाता है। बर्फ पिघलने के बाद उसका द्रव्यमान नहीं बदलता है। बर्फ पिघलने के बाद पानी का स्तर सेम टू सेम उतना ही रहता है। बर्फ पिघलने के बाद बर्फ के टुकड़े का आयतन कम हो जाता है, लेकिन पानी का स्तर वही रहता है। ठीक है, और बर्फ जब पिघलता है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि का वह गुण जिसके कारण ध्वनि का मोटा या तीक्ष्णता जो है कहा जाता है, वह कौन सा गुण है? तो ध्वनि के उस गुण को हम लोग पिच यानी तारत्व के नाम से जानते हैं। तारत्व ऑप्शन बी। यहाँ पे पढ़ेंगे कि ध्वनि का वह गुण जिसके कारण उसे मोटा या फिर तीक्ष्ण कहा जाता है, उसे तारत्व पिच है। तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति बढ़ने के साथ साथ जो कि तारत्व भी बढ़ता है, और उच्च तारत्व की ध्वनि को तीक्ष्णता कहा जाता है, कम तारत्व की ध्वनि को भारी कहा जाता है। तारत्व बढ़ने के साथ ध्वनि पतली हो जाती है और मोटी ध्वनियाँ नीची या फिर कम तारत्व की होती हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ याद रखेंगे। और यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि लड़कियों की आवाज़ जो है वो पतली क्यों होती है? तो उसका तारत्व जो है उच्च होता है। तारत्व बढ़ने के साथ ध्वनि पतली हो जाती है, तो तारत्व उच्च होता है। नेक्स्ट आता है कि प्रकाश का व्यक्तीकरण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? प्रकाश का व्यक्तीकरण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा हमारा ऑप्शन डी, थॉमस यंग। थॉमस यंग ने 1801 में प्रकाश का व्यक्तीकरण सिद्धांत प्रस्तुत किया था। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे कि प्रकाश का कर्णिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने प्रतिपादित किया था, और प्रकाश के अपवर्तन सिद्धांत जो है स्नेल ने प्रतिपादित किया था। तो ये चारों याद रख सकते हैं। नेक्स्ट की खाद्य परिरक्षण में खाद्य को सुरक्षित रखने में मुख्य रूप से किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है? तो मुख्य रूप से यहाँ पे सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा, सोडियम बेंजोएट। अशुद्ध जल को शुद्ध किस प्रकार बनाया जा सकता है? अशुद्ध जल को शुद्ध किस प्रकार बनाया जा सकता है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फिटकिरी डालकर और उबालने से, और सबसे अच्छा लेकिन उबालने से होगा। तो यहाँ पे हम दोनों कह सकते हैं कि ये भी दोनों करेक्ट है। देखिए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु की मिश्र धातु का उपयोग करके हवाई जहाज और ऑटोमोबाइल इंजन बनाने में किया जाता है? तो वो कौन सा है धातु जिसका मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो वह है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और एल्यूमिनियम का सबसे अच्छा अयस्क कौन सा है वो आप नीचे कमेंट करके बताइए, जो कि बार बार पेपर में पूछा जाता रहता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।